नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 16 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप देख रहे हो। फर्स्ट न्यूज़ जो है, काबुल पर अब पकड़ बन चुकी है, काबुल तक पहुँच गया है तालिबान। और जो प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, अब तो फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल दिया जाना शुरू हो चुका है ये, तो वो वहाँ से जान बचाकर ताजिकिस्तान निकल चुके हैं। और आप देखो, ये 1996 के बाद से फिर से एक इनॉग्रेशन हो चुका है तालिबान के रिजीम का, ठीक है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है ना तालिबान वाला, इसको हम देखेंगे दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे साथ में क्या रेलेवेंस है तालिबान की, तो वो एक्सप्लेन पेज पे आर्टिकल है, उसको देखेंगे। दूसरा, इधर 75th इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में क्या क्या बातें बोली गई हैं, इनको डिकोड करके डिटेल में बताया हुआ है दूसरे पेज पे, वहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने ये कहा कि पार्लियामेंट या फिर जो लेजिस्लेचर्स होती हैं वो डिबेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। और अभी पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो यहाँ पर ना तो डिस्कशन हो रहा है ना डिबेट हो रहा है। तो ऐसे में जो भी लॉज बन रहे हैं बहुत जल्दबाजी में बन रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है उन लॉज में, और फिर बाद में जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ता है, ये बताया जा रहा है। कास्ट सेंसस से रिलेटेड मुद्दे को यहाँ पे बताया जा रहा है, जो हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है। बस एक चीज़ है कि OBC की लिस्ट को रिवाइज करने में, ठीक है, OBC की लिस्ट को रिवाइज करने में स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पावर थी, थ्योरिटी थी, वो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे हट चुकी थी। तो उसको री इंट्रोड्यूस करने के लिए 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट ने पास कर दिया। तो अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से अपने स्टेट में OBC लिस्ट को अपडेट कर सकेंगी, ये बताया जा रहा है। ओके, दूसरा इधर बताया जा रहा है कि इकोनॉमी चाहे अपटिक की तरफ जा रही हो, दैट मीन्स राइज कर रही हो, पर अभी भी जॉब्स जो है ना अर्बन एरियाज़ में, उनकी क्वालिटी पुअर है। दैट मीन्स जो पहले सैलरीड थे या अच्छी क्वालिटी की जॉब्स थी, अच्छे पेमेंट की जॉब्स थी, उसकी बजाय अब ज़्यादातर किस तरफ मूव कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। या फिर अगर सैलरीड भी पर्सन है तो उनकी जो सैलरी है वो भी डाउन हो गई है, उसी चीज़ को बताया हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारा डेटा हमारे पास में अवेलेबल है वैसे, और इसके अंदर एक बार नज़र डाल लेंगे इस आर्टिकल। तो फ्रंट पेज पे मेनली हम ध्यान देंगे सिर्फ एक आर्टिकल पे। दूसरा है, यहाँ पर 2 कांस्टेबल्स ने मिलकर के 2016-17 के लगभग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिससे कि ये जो साइबर लूट हो रही है ना, जो लूटपाट मची है, क्रेडिट कार्ड्स के OTP मांग लेते हैं फ्रॉड में फंसा करके, आपके पास भी कभी कॉल आए होंगे। तो ऐसी चीज़ों में क्या हो जाता है, जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना, उनसे आप पूछ सकते हो ये चीज़। तो इन दोनों इंडिविजुअल्स ने 2017 में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, और अभी कल परसों का एक केस है जिसमें मुंबई के एक इंडिविजुअल, ठीक है, उसकी मतलब आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल, मतलब उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए, क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर लिया 75,000 रुपीज़ तक, ठीक है। और वो बंदा जिसका अकाउंट में पैसा पड़ा था ना, वो पैसा उसने अपने सेव कर रखा था अपनी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। फिर बाद में ये जो सेंट्रलाइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, इसके बेसिस पे काम किया, और आप देखो कितना हद तक सक्सेसफुली उन्होंने पैसा रिट्रीव करने में सक्सेस गेन की, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अच्छी पहल है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करके कैसे क्राइम्स को कम कर सकते हो। 2 इंडिविजुअल्स, एक तो है कांस्टेबल राधा रमन त्रिपाठी और एक है पुष्पेंद्र यादव, इन दोनों ने मिलकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। दोनों के दोनों ग्वालियर में पोस्टेड है, राइट। 2017 में इन्होंने ग्रुप बनाया था, उसका रिजल्ट ये है। ओके, तो जब इनोवेशन को आप यूज़ करो तो बहुत फ़ायदे मिलते हैं इसके। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर के स्पीच से जो इंपॉर्टेंट एक्सर्प्ट्स हैं वो हम यहाँ पर इन आर्टिकल्स के थ्रू देखेंगे। 1, 2, 3 और 4, ये पूरा डिटेल में देखेंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल है, तीनों देखेंगे। एक तो देखो काबुल वाला, दिल्ली के लिए क्या रेलेवेंस है। एक US है, जिस तरीके से अफगानिस्तान से अब एग्जिट कर रहा है, उसी तरीके से साइगॉन करके एक जगह है जिसका नाम अब हो ची मिन हो चुका है, वियतनाम की जो कैपिटल है, ठीक है, वहाँ से किस तरीके से अमेरिका भागा था वो जानेंगे। इसके अलावा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म से रिलेटेड जो बिल पारित हुआ है अभी पार्लियामेंट में, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, वो देखेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे एक बार नज़र मारेंगे, और इकोनॉमी पेज से सिर्फ एक आर्टिकल देखेंगे कि एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, इनको प्रमोट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, दैट मीन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी प्रपोजल्स को ले रही है, डिमांड कर रही है कि कैसे भी करके डिजिटल पेमेंट से भी बियॉन्ड जा करके हम जो फीचर फोन्स हैं उनका यूज़ करके हम जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पर पेमेंट्स को डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेट कर सकें। उसके लिए सेगमेंट है, थोड़ा सा जानेंगे। बाकी न्यूज़पेपर में एक बार नज़र डालने की नौबत आएगी नहीं वहाँ तक,
मेन मेन चीज़ें हैं वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़ है कि ब्रॉड अपटिक इकोनॉमी में देखी जा रही है, पर अभी भी जॉब क्वालिटी अगर अर्बन एरियाज में देखी जाए तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। सेकंड वेव ने जितना डिवास्टेशन फैलाया उतना तो फर्स्ट वेव ने भी नहीं फैलाया था, जिसमें मेन जो असर देखने को मिल रहा है वो है क्वालिटी ऑफ जॉब, कि अर्बन एरियाज में जो भी काम किया करते थे सैलरीड जॉब वाले जो इंडिविजुअल्स थे उन लोगों की जॉब हाथ से निकल गई। तो अब या तो उनकी सैलरी है वो डाउन हो गई या उनकी जॉब है वो बिल्कुल मिस हो गई, तो उसके चलते अब वो पहुंच गए कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में। और रूरल एरियाज़ में अब वो काम क्या कर रहे हैं, कुछ छोटे मोटे अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो बोला तो ये जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा अभी गेन कर रहा है, पर वो एम्प्लॉयमेंट कैसा है, पहले की कंपैरिजन में डाउन क्वालिटी का, ठीक है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा जो पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स सर्वे आता रहता है, ठीक है, हर साल के हिसाब से, तो उसमें क्लियर इंडिकेट किया हुआ है कि इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रेस में है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, और इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं अब वो लो प्रोडक्टिविटी वाले काम में फंसे पड़े हैं या फिर लो पेइंग वर्क्स में मजबूरन उनको काम करना पड़ रहा है। और इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करना हो तो CMIE का डेटा हम बार बार देखते रहते हैं, ठीक है। PLFS की डेटा जो था जून 2019-20 तक का अभी लेटेस्ट आया हुआ है, जिसमें ये बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अभी बढ़ चुका है। जो अपने खुद के धंधे करके बैठते हैं ना छोटे मोटे, उनकी बात हो रही है, तो बोलो वो बढ़ कर के 53.5% तक देखा गया है। जितना भी जॉब क्रिएशन हुआ या फिर जितने भी एम्प्लॉयमेंट था ना 2019-20 में के फाइनेंशियल ईयर में, तो बोलो उसके कंपैरिजन में आप देखो दूसरी तरफ 2020 जुलाई तक कितना था, बोला 52.1% तक ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था। उसके कंपैरिजन में 53.5%, दैट मीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा आगे बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी क्वालिटी का जो चल रहा था ना हायर पे, वो लोगों ने अब हायर पे को छोड़ना पड़ गया मजबूरन, ठीक है। और अब वो केवल सब्सिस्टेंस वर्क, दैट मीन्स कि अपनी गुजर बसर किया कर सके, लाइवलीहुड केवल इतना कि हाँ अपनी ज़िंदगी तो चलती रहे। ऐसे में अभी जो क्वालिटी है जॉब्स की वो वीक हो चुकी है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं PM नरेंद्र मोदी जी का जो कल का स्पीच था उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। देखो ये वाला पेज है ना, पता नहीं वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था आज का न्यूज़पेपर। देखो जयपुर एडिशन जो मेरे पास आता है वो तो आया नहीं है, ठीक है। फिर एक स्टूडेंट आप में से एक मेल करवाया मैंने उनसे, तो उन्होंने भेजा है, ठीक है। तो ये पेज थोड़ा कंप्रेस होया हुआ है, तो फिर भी मैं पूरा समझ चुका हूँ, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट है देखो माल नरिशमेंट को करेक्ट करने के लिए कि माल न्यूट्रिशन जो है ना वो एक मेजर ऑब्स्टेकल है किसी भी वुमेन या फिर बच्चे की, अगर बात करें उसके पूरे प्रॉपर डेवलपमेंट की बात की जाए तो ऐसे में वुमेन और चिल्ड्रन इनके फुल डेवलपमेंट में एक मेजर ऑब्स्टेकल का काम करता है माल न्यूट्रिशन, ठीक है, कुपोषण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो संडे को जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा था उस टाइम पे अपनी स्पीच में कहा कि फोर्टिफाइड राइस है ना अब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स में, ठीक है, जिसमें चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो चाहे मिड डे मील स्कीम हो जिसमें बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है आंगनवाड़ियों में, इनमें, ठीक है। 2024 आते आते तो ये नेशन को जब एड्रेस कर रहे थे इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे, तब इन्होंने ये बात कही। सबसे ज़्यादा परेशान कौन होता है कुपोषण के चक्कर में, माल नरिशमेंट के चक्कर में? एक तो गरीब परिवार की औरतें और उनके बच्चे। तो ये जो मेजर ऑब्स्टेकल है और इसका असर फिर बाद में हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में भी होता है, क्योंकि फिर वो माल नरिशमेंट के चलते बीमारियां लग जाती हैं और जो असेंशियल न्यूट्रिएंट जो रिक्वायर्ड होती हैं बॉडी के लिए वो अगर नहीं मिलेंगे तो फिर बाद में वो जो एक एसेट होती है ना, ह्यूमन रिसोर्स जिसकी हम बात करते हैं, उसकी बजाय वो क्या बन जाते हैं, एक लाइबिलिटी। तो उसमें देखो लॉन्ग टर्म में फिर कंट्री को परेशानी होती है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम हो गई, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, या इसके अलावा आप देखते हो कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें भी हम खाना प्रोवाइड करते हैं गरीब परिवारों को। तो इसके लिए माल नरिशमेंट को ख़त्म करना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है और करना भी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड के हिसाब से अगर देखें तो हमारे देश में हर एक दूसरी महिला, द सेकंड वुमेन इन द कंट्री, वो एनीमिक है, उनमें खून की कमी है या फिर आयरन की कमी रहती है। या फिर आप देखो कि हर 3 में से एक बच्चा स्टंटेड है, मतलब कि उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट है ना वो आपको कम मिलेगी। इसके अलावा ये डेटा बहुत काम का, आप लिख लो, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग अगर आप देखो कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें आप देखो कि इंडिया
107 कंट्रीज में 94th रैंक पे आ रहा है, इतना पुअर परफॉर्म कर रहा है, जो कि सीरियस हंगर कैटेगरी में आता है। तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया है, इसको इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कम से कम गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और जब रिकॉग्निशन मिलता है, और आज देखो इंडिया एक फूड सरप्लस कंट्री है, फूड डेफिशिएंट कंट्री नहीं है। ओके, तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई के द्वारा जो डेफिनेशन दी हुई है ना फोर्टिफाइड राइस की, इसकी डेफिनेशन आप देखो कि आप फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि आप जानबूझ करके किसी भी इनटेक वाले जो न्यूट्रिएंट, जो फूड इनटेक है, उसमें आप असेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करते हो, उनको इंप्रूव करते हो, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड इसको अच्छा करते हो, जिससे कि पब्लिक हेल्थ बेनिफिट आप प्रोवाइड कर सको। ठीक है, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, हेल्थ रिस्क मिनिमाइज हो जाएगी। तो इसको आप एज इट इज लिख लो कि फोर्टिफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, कई बार आपको मेंस में लिखने के लिए हेल्प मिलेगी। जैसे कि सीधा सीधा बोल रहा हूं मैं, इसको थोड़ा अगर दिख नहीं रहा आपको, तो डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट इन अ फूड सो एज टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड एंड टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट विद मिनिमल रिस्क टू हेल्थ। तो ये डेफिनेशन दी हुई है फसाई के द्वारा फोर्टिफिकेशन की। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि फसाई के नॉर्म्स के हिसाब से 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड राइस जब होगा ना, तो उसके अंदर ये मान के चलो 28 ग्राम से लेकर 42.5 मिलीग्राम तक, 28 मिलीग्राम से लेकर 42.5 मिलीग्राम तक आयरन कंटेंट होगा। इसके अलावा 75 से 125 माइक्रोग्राम तक आप देखोगे फॉलिक एसिड होगा। विटामिन B12 उसकी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड राइस में 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम। इसके अलावा आप देख सकते हो कि फोर्टिफिकेशन है ना, वो सिंगल न्यूट्रिशन से भी आप उसका फोर्टिफिकेशन कर सकते हो, कि कोई एक न्यूट्रिएंट देना चाहते हो किसी को इनटेक में, या फिर कुछ कॉम्बिनेशन भी। जैसे कि जिंक का कंटेंट कितना डाला जा सकता है, 10 टू 15 मिलीग्राम तक। विटामिन ए का कंटेंट कितना डाला जा सकता है, 500 टू 750 माइक्रोग्राम। सेम चीज़ आप देख सकते हो, विटामिन B1 का कितना कंटेंट डाला जा सकता है फोर्टिफिकेशन में, 1 मिलीग्राम टू 1.5 मिलीग्राम। विटामिन B2 का 1.25 मिलीग्राम टू 1.75। इसी तरीके से विटामिन B3 का 12.5 टू 20 मिलीग्राम, और विटामिन B6 का 1.5 से 2.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से फोर्टिफिकेशन में डाला जा सकता है। इतनी माइन्यूट डिटेल्स बड़ी काम की होती है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं यूपीएससी में। तो गवर्नमेंट देखो लगभग 300 लाख टन अनाज है ना, उसमें 300 लाख टन राइस है ना, वो अलग अलग स्कीम्स में बांटती है, चाहे वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 हो। ओके, तो ऐसे में 2021-22 की अगर बात करें ना, अभी जो कैलेंडर ईयर चल रहा है इसकी अगर बात करें, कैलेंडर ईयर नहीं फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, इसमें 328 लाख टन राइस जो है ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, 2019-20 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने अपनी तरफ से एक पायलट स्कीम लॉन्च की थी, जिसका नाम था फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर PDS। इसमें आप देखो 3 साल हो चुके हैं, अभी तक 174.61 करोड़ रुपए का बजट आउटले अभी तक एलोकेट हो चुका है इस स्कीम, इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। तो ये स्कीम कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके द्वारा लॉन्च क्या किया गया है, मैं रिपीट कर रहा हूं नाम को, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर PDS। आप लिख लो इसको एज इट इज, ये बड़ी काम की चीज थी इसलिए इसको डिटेल में देखा। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है क्रिटिकल डिसीजन बीइंग टेकन टू बेनिफिट स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स, यहां पर आपको एक छोटा सा डेटा मिलेगा कि इंडिया में ऑलमोस्ट 80% जो फार्मर्स है ना, उनके पास में ज़मीन का अगर साइज़ देखोगे तो 2 हेक्टेयर से कम मिलेगी। ठीक है, तो बोला उनके लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कहा कि छोटा किसान बने देश की शान, स्मॉल फार्मर बिकम्स द नेशंस प्राइड। तो ये स्लोगन दिया गया है। तो इनकी ज़रूरतों को एड्रेस करने के लिए वैसे तो पहले से हमें पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान योजना ऑलरेडी चल रही है, पर इनके लिए और बेनिफिशियल वर्क किए जाए उस पर काम करने की बात की गई है। अब आपके लिए टास्क आ गया है, PM किसान योजना के बारे में एक बार जरूर पढ़ोगे। ठीक है, देखो न्यूज़पेपर में पूरा कंटेंट आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, पर यहाँ से जो लिंक मिल रहा है उसको हम रिवाइज कर लेंगे ना, तो उसकी हेल्प आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, तो ये था मेन। आगे देखो, वंदे भारत ट्रेन्स के बारे में भी आपको पढ़ना है।
तो वंदे भारत ट्रेन्स के लिए बोला है कि आने वाले 75 वीक्स में हम 75 वंदे भारत ट्रेन्स को हम लॉन्च कर देंगे, जो कि हमारे पूरे कंट्री को कनेक्ट करेगी। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो अभी आपको पता ही है, आज आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 75th ईयर ऑफ आर इंडिपेंडेंस, जिसमें हम 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इसमें जो कुछ भी करना है उसको आज़ादी का अमृत महोत्सव बोला जा रहा है, ठीक है। उड़ान स्कीम के बारे में आपको पढ़ना है। वंदे भारत ट्रेन्स जो है ना, ये एक तरीके से सेमी ऑटोमेटिक इंडिजीनसली डेवलप्ड ट्रेन्स हैं, ठीक है। इसमें अलग से कोई इंजन नहीं है। सारे जितने भी ये ट्रेन्स है ना, जितने भी लोकोमोटिव्स हैं, जितने भी जो डिब्बे होते हैं, बोगीज होती हैं, उन्हीं के नीचे पूरा सिस्टम लगा हुआ है। हर एक डिब्बा अपनी खुद की पावर जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ये ट्रेन है, ठीक है, और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये, और लगभग 40 सिटीज़ को तो अभी कनेक्ट कर रही है। और टारगेट ये है, मतलब 40 सिटीज़ को कनेक्ट करने का टारगेट तो देखो 2022 तक का है ही, जो कि ऑल ओवर इंडिया हम देख सकते हैं। और उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, इसमें आपको पता ही है कि डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं उनका यूज़ कितना किया जा रहा है। हो सकता है शायद आप भी एक बार फ्लाइट में बैठ चुके होंगे अब तक। तो ये चीज़ें क्या है, ये स्कीम्स आपको एक बार पढ़नी है, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन के बारे में पढ़ना है, उड़ान स्कीम के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि स्पीच में आ गया ना तो इंपॉर्टेंट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है स्पीच का, वो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें क्या प्रोविज़न किया जाएगा। वो ये कि जिस तरीके से हम इकोलॉजी के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, एक तरफ टाइगर्स हो चाहे एशियाटिक लायंस हो, इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ एनवायरमेंटल सेक्टर को हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। तो ऐसे में अगर पोल्यूशन कम से कम क्रिएट होगा ना, तो उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में और आने वाली जनरेशन्स को डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स हम निकाल के लेके आए, जिससे कि ये जो एनवायरनमेंट को चैलेंज करने वाले फ्यूल है ना, एनर्जी सिक्योरिटी है, उससे हम थोड़ा सा स्विच करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकें। इससे क्या होगा, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी इंश्योर होगी, नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर हो गई, और एनर्जी सिक्योरिटी भी आएगी। आज इंडिया क्या एनर्जी इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल भी नहीं। हम लगभग 12 लाख करोड़ रुपए हर साल एनर्जी इंपोर्ट करने में खर्च करते हैं। तो क्यों ना हम एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए हमारे यहाँ पर, अब जैसे 75वां साल शुरू हो चुका है हमारे इंडिपेंडेंस का, तो जब 100th ईयर 2047 जब तक आए ना, तब तक हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएं। इसके लिए क्या किया जाए? बोला हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर हमें काम करना होगा। देखो रिन्यूएबल सेक्टर में वैसे तो हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टारगेट लिया हुआ है कि 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमारे यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे 2030 आते आते। उसका 1000 गीगावाट को कल परसों मैंने आपको बताया भी था डेटा कि ये लिख लो कि 100 गीगावाट का जो टारगेट है वो हम अचीव कर चुके हैं। तो 450 गीगावाट का हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं 2030 का। बोलो वो भी अचीवेबल है। इसके लिए फिर बाद में क्या किया जा रहा है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा सके। इससे क्या होगा कि क्लाइमेट टारगेट्स को भी हम अचीव कर पाएंगे और एक इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब के तौर पे हम इमर्ज कर पाएंगे। इससे एक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन भी हो पाएगा और फ्यूल बेस्ड जो भी हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो भी एनर्जीज यूज करते हैं उससे भी हम बच पाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें मेन चीज जो आती है वो ये कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होगी। इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाएगा वाटर से, जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइजर यूज किया जाएगा, जिसमें क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी को आप अप्लाई करोगे हाई पावर पे, तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएंगे वाटर से और उस फिर हाइड्रोजन को आप यूज करोगे। ठीक है, और ये एनर्जी जो है वो विंड या सोलर एनर्जी से हम प्रोड्यूस करके यूज कर सकते हैं और फिर हाइड्रोजन का फिर हम यूज कर सकते हैं हमारे व्हीकल्स को इनको रन कराने में। तो देखो नेट जीरो एमिशन टारगेट अगर हम ले तो उसको अटेन करने में हाइड्रोजन नेशनल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है या नेशनल हाइड्रोजन मिशन है ये बहुत हेल्प करेगा। ये थोड़ा सा ब्लर है न्यूज़पेपर, थोड़ा सा आप कहीं से भी देख लेना। मेन चीज़ें मैंने बता दी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आ गए हम एक्सप्लेन पेज पे, जिसमें फर्स्ट जो है वो है व्हाट काबुल मीन्स इन दिल्ली। दिल्ली में क्या मतलब है काबुल का। देखो तालिबान लगातार पकड़ बनाए चला जा रहा है और अब तो यूँ मानो कि तालिबान का रूल 100% आ चुका है। तालिबान ने बस एक चीज़ अच्छी कही है अभी तक कि विच हंट नहीं करेंगे, हम लोगों का मतलब नरसंहार नहीं करेंगे, लोगों को नहीं मारेंगे जो निर्दोष हैं। ठीक है, साथ में जो इस्लामिक रिपब्लिक गवर्नमेंट है वो आउट गो हो चुकी है, निकल चुकी है और अब तालिबान अपना इस्लामिक एमिरेट्स
ऑफ अफगानिस्तान स्टैब्लिश करेगा, तो इसमें ये जो ट्रांजिशन प्रोसेस है इसमें लगभग 6 महीने लगेंगे। तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहा है तालिबान कि हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो कि ट्रांजिशन फेज को ईजिली कंडक्ट होने दे। तो आप देखो, जब 9/11 अटैक हुआ था ना यूएसए पे, तब यूएसए ने वार ऑन टेरर शुरू किया था और अफगानिस्तान की ज़मीन पर आया था 2001 में। फिर उसके बाद में इस्लामिक रिपब्लिक, मतलब जो अशरफ गनी की जो सरकार गई है ना, वहाँ की रिपब्लिक गवर्नमेंट, वो 2004 में वहाँ पर स्टैब्लिश होती है। पर आज आप देखो कि हाल क्या हो चुका है, बिल्कुल तख्ता पलट, बिल्कुल ऑपोजिट। अमेरिका भाग गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, अफगानिस्तान के अंदर लोगों के मन में इतना डर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यूथ, जो विमेन है, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहेगी कि जिन्होंने टेस्ट कर लिया वेस्टर्न सोसाइटी का, जिन्होंने, आप देखो कि अपनी मतलब लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन सारी चीज़ों को उन्होंने टेस्ट कर लिया। अब तालिबान का रूल आएगा और वहाँ पर उनको मेडिवल पीरियड की जो रूल्स थी, जो भी कानूनी कार्रवाई हुआ करती थी, जो भी सिस्टम था, उस पर उनको वापस लाया जाएगा। आज के 500 साल बैकवर्ड ले जाया जाएगा उन लोगों को। तो कितनी मुश्किल होगी उन लोगों को, वही देखने वाली बात है। फ्रंट पेज पे देखो, एक न्यूज़ भी थी, मैंने बताई नहीं, मैं बता देता हूँ कि एक स्कूल में एक प्रिंसिपल ने अपने स्टाफ मेंबर्स को अपने घर भेज दिया, ये कह के कि आप लोग तो घर जाओ, क्योंकि वो जो स्टाफ मेंबर्स थी, जो लेडीज थी, उनमें या तो 20s में थी या कोई 30s में थी। तो बोले ये तालिबान के लड़ाके हैं, ये पता नहीं कैसा बिहेव करेंगे, आपके साथ में कुछ मिसबिहेव करें, आपकी सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने, क्योंकि वो लेडी जो है प्रिंसिपल उस स्कूल की, वो 60 साल एज की है, 60 ईयर्स। तो उन्होंने बहुत सारे बैटल्स देखे हैं अफगानिस्तान में, बहुत सारे वॉर्स देखे हैं। तो उन्होंने बोल दिया, बोले कुछ भी हो सकता है, तुम लोग अपने घर पे जाओ। ऐसे करके आप देखो कितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी वहाँ पर आ चुकी है। सवाल ये बनता है, ये कैपिटुलेशन, ये समर्पण क्यों हुआ? इसके पीछे सवाल का, हम इन सवालों के अंदर ही कुछ सवाल बन करके आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो इमीडिएट चैलेंज है ना वहाँ पर, वो आ रहा है कि तालिबान जिस तरीके से अटैक कर रहा है, उस अटैक को वहाँ के लोग, या फिर आप देखो कि वहाँ के जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, उन्होंने बिल्कुल भी डिफेंड करने की कोशिश ही नहीं की। उसके आगे जवाब है इसका, क्योंकि यूएसए ने अफगानिस्तान के मिलिट्री पर्सनल्स को ट्रेनिंग देने की बात कही, ट्रेनिंग दी भी, पर वो ट्रेनिंग इतनी ही दी जिसके अंदर यूएसए खुद अपने आप को चैलेंज ना, मतलब यूएसए के लिए खुद के लिए चैलेंज ना बन जाए। तो क्या हो गया, जो टेक्निकल कमांड थी ना, वो सारी यूएसए के मिलिट्री पर्सनल्स के हाथ में रही, और बाकी जो ग्राउंड लेवल का जो काम था, वो भी कहां से कमांड आती थी, यूएसए के मिलिट्री के पर्सनल्स वो गाइड करते थे, उसके हिसाब से वहां के अफगानिस्तान के मिलिट्री पर्सनल्स को काम करना पड़ता था। तो उनके पास में कहां पर वो लीडरशिप स्किल्स होंगी? तो इस वजह से उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया अपने आप को। ठीक है, वायलेंस लगातार होता चला आ रहा था। शुरुआत में थोड़ा बहुत तो देखो अपनी तरफ से ऑपोजिशन शो किया, ये जो अफगानिस्तान की मिलिट्री थी उन्होंने, पर फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में 3 लाख से 3.5 लाख तक यूएसए और नेटो के सोल्जर्स थे, पर्सनल्स थे। उनको एक सेकंड में आपने बिना सोचे समझे वहां से निकाल दिया, तो बोला उसके पीछे आपकी क्या सोच थी? मतलब वहां पर केवल एक चीज थी कि आप निकल जाओ बस वहां से। पीछे से जो अफगानिस्तान में लोग रह गए, उनकी सिक्योरिटी की कौन है जिम्मेदारी लेगा? इसके अलावा जो कैपिटुलेशन है, जो समर्पण है अफगान फोर्सेस का, या अफगान में जो पुलिस फोर्सेज हैं, आर्मी है, तो उन्होंने क्यों किया? शुरू में तो थोड़ा बहुत, जैसे लश्करगाह यहाँ पर, हेरात या फिर तालुकान, यहाँ पर तो फाइटिंग की थी, पर उसके बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया। दूसरे, यूएसए का जो डिसीजन है यहाँ पर ट्रूप्स का अनकंडीशनली विड्रॉ करना, शुरुआत में तो ये बात चल रही थी ना कि तालिबान के साथ में प्रॉपर नेगोशिएशंस किए जाएंगे। अफगानिस्तान की सरकार, तालिबान और यूएसए ये एक टेबल पे आके बातचीत करेंगे। तालिबान से ये कमिटमेंट लिया जा रहा था कि आप सीज फायर वायलेशन नहीं करोगे, निर्दोष इनोसेंट लोगों की आप उन लोगों को नहीं मारोगे। तालिबान ने शुरू में कह दिया, और अफगानिस्तान की सरकार ये बोल रही थी कि तालिबान को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिजल्ट क्या निकल रहा है कि तालिबान ने अपना एग्रेशन और बढ़ाया, और अफगानिस्तान जिन मिलिट्री सोल्जर्स के बेसिस पे अपना खुद का एक स्ट्रेंथ समझ रही थी, वहां पर देखा गया कि पता पड़ा कि नंबर ऑफ पर्सनल जितने अफगानिस्तान सरकार ने समझ रखे थे, उससे बहुत कम आर्मी के इंडिविजुअल्स हैं वहां पर अफगानिस्तान की फोर्सेज में। दूसरा, अफगानिस्तान की फोर्सेज को टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो वैसे उनका मोटिवेशन गिरा हुआ है।
करप्शन इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है जिसकी हद नहीं है। और रही सही में सरकार का जो मेन लीडर है अशरफ गनी, जो प्रेसिडेंट थे, वो भी भाग गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, फिर इनके पास में सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ठीक है। दूसरा, यूएसए ने शुरुआत में तो ये कहा था कि तालिबान के साथ में हम नेगोशिएशंस करेंगे। आपने कोई नेगोशिएशन प्रॉपर नहीं किया, उसके बावजूद आप विड्रॉ कर रहे हो, और वो भी जल्दबाजी के अंदर। देखो हेलीकॉप्टर्स वेट कर रहे हैं वहां पे, मतलब हेलीकॉप्टर्स का वेट किया जा रहा है बिल्डिंग की छतों पे चढ़ चढ़ करके, हेलीकॉप्टर आएंगे तब हम जाके बैठ करके निकल लेंगे यहां से जान बचा करके। तो यूएसए का ये सीन। और फिर बात आ जाती है इंडिया की रिलेक्टेंस कि तालिबान के साथ में हमें कैसे एंगेज करना है, कैसे नहीं करना। तो यहां पर राइटर लास्ट में जवाब भी देते हैं इस चीज का। तो देखो यूएसए ने तो अपनी तरफ से जो करना था कर दिया। दूसरी तरफ यूएसए में जब इलेक्शन हो रहे थे ना, सितंबर की बात है, लास्ट ईयर की, उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप की हार का लगभग चांसेस बन गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक पैतरा फेंका था अपना कि अब तो हम जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे हमारे ट्रूप्स को अफगानिस्तान से। होता क्या है कि उसी चीज को कंटिन्यू जो बाइडन ने कर दिया, और अभी 31 अगस्त जो 1 सितंबर से पहले पहले ही विड्रॉ करना है यूएसए के ट्रूप्स को। पीछे क्या रह गया, केवल और केवल अफगानिस्तान के मिलिट्री पर्सनल्स, आर्मी पर्सनल्स, जिनके पास में केवल और केवल थोड़ा बहुत लड़ने की टैक्टिक्स हैं। एक होता है ना कि एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ नहीं है उनके पास में, लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी नहीं है। लॉजिस्टिक्स भी अगर थी पहले या फिर है भी अवेलेबल, तो उनको यूज करने के लिए पहले गाइड कौन करता था, यूएसए के ट्रूप्स करते थे। तो ऐसे में वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। तो आज तालिबान अगर अपनी तरफ से अटैक कर भी रहा है ना, तो वो अफगानिस्तान को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। यूएसए और नेटो के फोर्सेस बाहर निकलते ही अफगानिस्तान बिल्कुल तालिबान की गिरफ्त में पहुंच चुका है। यही चीज बताई जा रही है। देखो यहां पर कि इस तरीके से इन्वेस्ट किया था यूएसए ने अफगानिस्तान में, टेरर बोला था 2001 में, उसमें यह था कि अफगानिस्तान को डिफेंड ना कर ले ये आर्मी पर्सनल जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और पाकिस्तान का रोल, इसका तो कहना ही क्या है। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी तालिबान को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हथियार भी पाकिस्तान से सपोर्ट हो रहे हैं, पूरे सप्लाई हो रहे हैं। और अब पाकिस्तान अपनी पकड़ को बिल्कुल कम भी नहीं होने दे रहा चाह रहा। इसके अलावा दूसरी रीजनल पावर्स में बात करो, चाहे कोई जैसे हम बात करें सोवियत यूनियन की, तो यूएसए के लिए अफगानिस्तान उसी दिन इंपॉर्टेंस खो चुका था जिस दिन सोवियत यूनियन के ट्रूप्स विड्रॉ कर गए। ये तो मजबूरी हो गई थी जब 9/11 अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो अलकायदा को खत्म करने के चक्कर में यूएस यहां पर अफगानिस्तान में आया था। बाकी तो यूएसए के लिए कोई रेलेवेंस नहीं थी अफगानिस्तान की। और रिजल्ट क्या हुआ, लगभग $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट वहां पर अफगानिस्तान में कर दिया, बट रिजल्ट अभी भी कुछ काम का नहीं है। हाँ, एक मिनरल वेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट थी यूएसए के लिए। पर अब बात क्या आ जाती है कि जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है ना, तब से लेकर जितना यूएसए ने यूरोप, ईस्ट एशिया या फिर जो ऑयल रिच इकोनॉमीज है, जैसे कि सऊदी अरब की बात करें, इराक की बात करें, यहां पर क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज का था या फिर अलायंस क्रिएट करने का स्कोप था। तो इतना जितना ध्यान यहां पर दिया ना, उतना अफगानिस्तान की इकोनॉमी पर नहीं दिया। वहां पर तो केवल और केवल एक चीज थी कि वो टेरर वाला जो काम हो गया ना, इस वजह से यूएसए को मजबूरन इंटरवेन करना पड़ा। नहीं, यूएसए चल रहा था वैसे चल रहा था। चाइना, वो अब देखो तालिबान के साथ लगातार एंगेज कर रहा है। वजह मजबूरी है भाई, नहीं तो सिंजियांग प्रोविंस में जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनको भड़का देगा तालिबान। फिर बात आ जाती है यहां पर कि इंडिया क्या करेगा। इंडिया के लिए एक ही चीज बताई जा रही है कि हमें वेट एंड वॉच की कंडीशन है हमारे सामने, नंबर 1। दूसरा, जो तालिबान ने अपनी तरफ से कमिटमेंट दिया है कि हम विच हंटिंग नहीं करेंगे, इनोसेंट लोगों को नहीं मारेंगे, तो एक बार उनको वेट करना होगा कि वाकई में वो जो बात बोल रहा है वो कही हुई बात के ऊपर खरा भी उतर रहा है कि नहीं। क्योंकि पिछले 20 सालों के अंदर जितना प्रोग्रेस अफगानिस्तान की सोसाइटी ने की है ना, उसके बाद में अचानक से वहां पर अब तालिबान का मिडिवल पीरियड की सोच के साथ में शरीयत लॉज के ऊपर बेस्ड रूल आएगा, तो उसके चलते वहां के लोगों को कितनी परेशानी होगी। दैट मीन्स वहां के लोग अपोज तो करेंगे तालिबान को, तो अपोजिशन को तालिबान किस तरीके से ट्रीट कर रहा है वो देखने वाली बात है। उसके हिसाब से फिर हमारा रिलेशनशिप होगा, वो तालिबान के साथ नरेट हम आगे करेंगे। ठीक है, बाकी वर्ल्ड और यूएस के लिए क्या इफेक्ट है वो भी हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। तो ये सेंस आता है कि तालिबान में जो रिजीम चेंज हो रहा है उसका असर इंडिया पे क्या है। एक चीज यहां पर राइटर सजेस्ट कर रहे हैं कि जो भी लोग अफगानिस्तान को छोड़ करके इंडिया में आना चाह रहे हैं ना, उन लोगों के लिए हमें इमरजेंसी वीजा इशू करने चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने इंडिया के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ काम किया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स में ये चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वो है 46 years ago another US exit and fall of Saigon।
साइगोन बेसिकली आज जो कैपिटल है ना वियतनाम की, जिसका नाम है हो ची मिन, उसी का नाम हुआ करता था कोई ज़माने में। तो वियतनाम देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। जो नॉर्दर्न पार्ट था ना वियतनाम, आप देखोगे इस तरीके से बिल्कुल फैला हुआ कंट्री है, यहाँ पे साउथ चाइना सी आ जाता है। इसमें अपर पार्ट था वो कम्युनिस्ट था, सदर्न पार्ट था वो थोड़ा सा रिपब्लिक था। थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लुएंस बाद में आ जाता है कम्युनिस्ट पार्ट का। तो ऐसे में फॉल ऑफ साइगोन की अगर बात करें तो 1975 में जब यूएसए को मुक्की पड़ी थी ना, मुक्की इसलिए बोल रहा हूँ कि यूएसए ने बहुत कोशिशें की थी वियतनाम को पूरा अपनी गिरफ्त में लेने की, पर नहीं कर पाया। रिजल्ट क्या रहा, यूएसए वहाँ से 19 साल की लड़ाई करके और भागता है, और पीछे से फिर बाद में कम्युनिस्ट रेजिम आ जाता है नॉर्थ और साउथ वियतनाम दोनों के अंदर। ठीक है, वही चीज़ अभी तालिबान का डर जो काबुल में लगा हुआ है, वही चीज़। ठीक है, अप्रैल 30 की बात है, 1975 की बात है, 46 ईयर्स अगो। ठीक है, हुआ क्या था वो देखो। 1954 से 75 तक चलता है वियतनाम वॉर, जिसमें 58,000 तो अमेरिकन सोल्जर्स और 2,50,000 से ज़्यादा वियतनामीज की डेथ होती है। और केवल इसके अंदर जो यूएसए का ईगो था ना, वो था और कुछ ही नहीं था यहाँ पे। और यूएसए का ईगो टूटता है बहुत बुरे तरीके से। 1954 की बात करें तो नॉर्दर्न वियतनाम, वहाँ पर तो कम्युनिस्ट रिजीम था, वहाँ पर जनरल वो न्यूगियन गियाप, ये इंडिविजुअल था जिसने फ्रेंच कॉलोनियल ट्रूप्स को हराया था। और कहाँ पे, दियान बिन फू, ये भी लोकेशन ही है। ऐसे में 21 साल तक लगातार लड़ाई चलती है, और गियाप जो है वो अमेरिकन को भी हराता है और साउथ वियतनामीज को भी हराता है। और अल्टीमेटली जो साइगॉन है, जिसको हम हो ची मिन बोल रहे हैं, जो आज कैपिटल है वियतनाम की, वहां पर पकड़ बना ली जाती है कम्युनिस्ट रिजीम की। तो इसी को बोला जाता है साइगॉन फेल। इसके बाद इसके बारे में टीवी पे न्यूज़, बहुत सारी रिपोर्ट न्यूज़पेपर में इस तरीके से कि जो यूएस एम्बेसी थी ना साउथ वियतनाम में, वहाँ पर उसकी बिल्डिंग के ऊपर यूएस मिलिट्री पर्सनल्स इस तरीके से वेट कर रहे थे, कोई हमें उठा लो नहीं, हमें ये मार देंगे, यहाँ पे कम्युनिस्ट हैं। सेम चीज़ आज देखने को मिल रही है यूएसए की तरफ से। आप देखो यहाँ पर यूएसए की मिलिट्री और साथ में जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो कम्युनिस्ट थे, इनके बीच में लड़ाई होती है। साइगोन पकड़ाई जाता है। ऐसे में 120 साल की एक, आप कह सकते हो कि कॉलोनियलिज्म का सामना जो कर रहा था वियतनाम, उससे छूट मिलती है जब फ्रेंच भी भाग जाते हैं, अमेरिका भी भाग जाता है वहां से। इंडिया का क्या स्टेटमेंट होता है, देखो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होती है हमारे इंदिरा गांधी जी, तो उनका स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था वियतनाम को कि वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया है, आप जीत गए हो। ठीक है, उस टाइम पर फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट डॉक्टर हेनरी किसिंजर, उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम दिया ही था कि बहुत सारे कंट्रीज अब एक साथ हो जाते हैं, मतलब दो ग्रुप में अगर एक कंट्री, एक तरफ मान लो कि 5 कंट्रीज हैं या एक पावरफुल कंट्री है, और दूसरी तरफ छोटे छोटे 5-6 कंट्रीज, उनमें से एक पावरफुल कंट्री, तो बोले इस तरीके से वो एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी ने हेनरी किसिंजर को कोट करते हुए कहा था कि बैलेंस ऑफ पावर है ना, आपका यहां पर फेल हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली जीत कौन गया, कम्युनिस्ट जीत गए। और उस टाइम पर आपको पता है 1970s के टाइम पे हम भी यूएसएसआर के बड़े क्लोज थे, तो हमारे यहाँ पर भी सोशलिस्टिक अप्रोच थी। तो और उस टाइम पर यूएसए की विजिट पे भी गई थी हमारी प्राइम मिनिस्टर। 1966 के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बन जाती है इंदिरा गांधी। वजह क्या होती है आपको पता है, लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद के अंदर अनएक्सपेक्टेड मैनर में डेथ हो जाती है। तो फिर उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट जॉनसन के सामने ये स्टेटमेंट कहने से मना कर दिया, जबकि इंदिरा गांधी के टॉप एडवाइजर ने बोला था कि आपको ये स्टेटमेंट देना है कि हम अमेरिका की अगोनी, अमेरिका की पीड़ा को समझते हैं, हम वियतनाम में जो कुछ भी अमेरिका को भुगतना पड़ा, पर उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। पॉइंट क्या जाता है कि सीधा का सीधा स्टेटमेंट क्या था कि जो नॉर्दर्न वियतनाम में हुआ, नॉर्दर्न वियतनाम की जो जीत हुई, उसको सपोर्ट किया था इंडिया ने, और अमेरिका के साथ में बिल्कुल दो दो हाथ किए थे। तभी तो इसी का रिजल्ट था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, PL 480, लाल घटिया क्वालिटी के गेहूं। और फिर बाद में इंडिया को धमकी भी मिली थी कि अब इंडिया को गेहूं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा यूएसए से। ठीक है, तो वो चीजें हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री आ गई, देख लिया। अब चलो आगे आ जाओ। देखो ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, उनको अबॉलिश किया गया है। तो ऐसे में पेंडिंग केसेस के साथ में क्या होगा वो जानने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स को अबॉलिश कर दिया गया है। एक्ट की बात करेंगे इस वाली कॉलम में, कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स इनके अंडर थे उनकी बात करेंगे जिनको अबॉलिश किया गया है, और अब इन ट्रिब्यूनल्स में जो केस थे वो कौन देखेगा वो इधर बात की गई है। ओके, तो चलो नजर डालते हैं। सबसे पहले एक्ट है
सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952, इसके अंडर में फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल ये था, इसको अबॉलिश कर दिया। अब इसमें जो भी पेंडिंग केसेस है वो कौन देखेगा? हाई कोर्ट, पर्टिकुलर स्टेट का। दूसरा है द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, जो कि इसके अंडर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, इसको अबॉलिश कर दिया। अब कहां पर जाएंगे इसके सारे केसेस? हाई कोर्ट में। सिमिलरली द कॉपीराइट एक्ट 1957 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, इसको अबॉलिश कर दिया। अब कहां पर जाएंगे कॉपीराइट वाले? ये कॉमर्शियल डिवीजन आना हाई कोर्ट की, वो देखेगी। इसके अलावा द कस्टम एक्ट ऑफ 1962 के तहत कस्टम एक्साइज एंड सर्विस अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको अबॉलिश कर दिया। इसके केस कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में। इसी तरीके से द पेटेंट एक्ट ऑफ 1970, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड ये अबॉलिश हो गया। कहां जाएंगे इसके अंदर जो पेंडिंग केसेस थे वो सारे? हाई कोर्ट में। इसी तरीके से द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, उसमें एयरपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको अबॉलिश कर दिया। केसेस कहां जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्पोजल के अगेंस्ट में अगर कोई अपील करता है तो हाई कोर्ट में केस चला जाएगा। फिर आ जाता है द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2002, इसमें द नेशनल हाईवे ट्रिब्यूनल, उसको अबॉलिश कर दिया। सिविल कोर्ट में केस चले जाएंगे इसके अंदर जो बचे हुए जो भी पेंडिंग केसेस थे। इसके अलावा द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, इसको अबॉलिश कर दिया। तो कहां गया केस? हाई कोर्ट में। तो इतने अभी लगभग ये कितने अकाउंट कर लो आप? 4 और 4 8 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को अबॉलिश कर दिया। और इनके केसेस को किसको ट्रांसफर कर दिया? या तो हाई कोर्ट को, या सिविल कोर्ट को, या सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की पकड़ कितनी आ चुकी है, ये ध्यान रखना आप। देखते हैं आप डिटेल में आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है। बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने एक डिसकंटेंटमेंट, अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि भैया आपने ट्रिब्यूनल तो बड़े इस्टेब्लिश कर दिए कि बहुत सारे जो एडजुडिकेशन है, बहुत सारे केसेस हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जाए, पर वहाँ पर जो पर्सनल्स हैं उनके नंबर्स तो आपने बहुत कम अपॉइंट कर रखे हैं। ये क्वैसी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं जिसके अंदर कुछ काम जुडिशरी का होता है तो कुछ काम सिविल सिस्टम के बेसिस पे काम होता है, तो इसलिए इनको बोल दिया क्या? क्वैसी जुडिशियल बॉडीज़। तो बोले यहाँ पर अंडर स्टाफ किया हुआ है। तो ये चीज़ जैसे ही शो की तो आपको पता पड़े कि लोकसभा ने एक बिल ही पारित कर दिया जिसमें 8 ट्रिब्यूनल्स को अबॉलिश कर दिया। और कौन कौन से को अबॉलिश किया वो हमने लिस्ट में देख लिया। इसका नाम क्या है? द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2021, जो कि अप्रैल में एक ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी अर्जेंट सिचुएशन है और कानून बनाना जरूरी है और पता पड़ा कि पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चल रहा, तो ऐसे सिचुएशन में ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो ऑर्डिनेंस डिक्लेयर हुआ अप्रैल में, और जैसे ही अभी सेशन आया मानसून, तो वहाँ पे ये बिल पारित करा दिया और 8 ट्रिब्यूनल्स को अभी हटा दिया। और रिजल्ट क्या रहा? उनमें जो पेंडिंग केसेस हैं वो सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गए। बिल इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अगस्त 3 को। वैसे तो ऑपोजिशन तो केवल एक चीज़ में फंसा रहा, पेगासस इशू को लेकर के, और इधर बिल पास होते गए। तभी तो बोला जा रहा है ना कि बिना डिबेट, बिना डिस्कशन के ये बिल पारित कर दिए, जो वाकई में डेमोक्रेसी में बहुत ही गलत है। हम भी गलत ही मानेंगे इस चीज़ को, तो कम से कम डिबेट डिस्कशन तो होना ही चाहिए ना। इसीलिए तो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया। तो ऐसे में कुछ और चेंजेस भी लाए गए हैं। वो चेंजेस क्या हैं वो देखो कि ये जो नया बिल है इसमें ये 8 को तो अबॉलिश कर दिया, वो तो ठीक है, पर जो ऑलरेडी जो बच रहे हैं ट्रिब्यूनल्स, उनमें क्या चेंज किया गया? उनमें एक तो ये कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, एक ऐसी कमेटी जो कि मेंबर्स को या चेयरमैन को, किसी भी ट्रिब्यूनल, बचे हुए ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहे हैं अभी हम ना, तो उनके मेंबर्स को या चेयरमैन को अपॉइंट करने से संबंधित जो कुछ भी रिकमेंडेशन देगी वो कमेटी की बात हो रही है। अगर वो कमेटी किसी भी चेयरमैन या फिर एग्जिस्टिंग मेंबर के खिलाफ में कोई भी सबूत ऐसा दे दे या ऐसे रिकमेंडेशन दे दे कि इस इंडिविजुअल के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, किस बेसिस पे? कि वो इंडिविजुअल, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो मेंबर हो किसी भी ट्रिब्यूनल का, वो इंसॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट का मतलब लोन लिया चुकाया नहीं दोबारा, या फिर मोरल टर्पिट्यूड, नैतिक तौर पे बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, या फिर फिजिकली या मेंटली डिसेबल हो चुका है, या फिर फाइनेंशियल, मतलब कोई भी काम कर रहा है ना वहाँ पर ट्रिब्यूनल के अंदर, तो उसके अंदर उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं, खुद पैसा बना रहा है वहाँ पर, तो ऐसे में उसको चेयरमैन को और मेंबर को हटाया जा सकता है। या फिर पोजीशन का अब्यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पर अपने फेवर वाली पार्टी है उसको ज़्यादा मतलब जिताने की कोशिश कर रहा है, तो इन चीज़ों को हटा दिया। तो ये क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो कुछ भी काम करना है ट्रिब्यूनल्स को, उसके लिए प्रीजुडिशियल है, दैट मीन्स कि आप वहाँ पर जस्टिस नहीं कर रहे हो, इसको देख करके हटा दिया जाएगा। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो ये कि यहाँ पर इन ट्रिब्यूनल्स में कौन अपॉइंट होते हैं? हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस। अब यहाँ पर
इन ट्रिब्यूनल्स के इंडिपेंडेंस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और गवर्नमेंट जो है ना अपने हाथ में पकड़ बना रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किए जा रहे हैं वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पकड़ बना रही है, और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की पकड़ बनाई जा रही है। इसका एग्जांपल देखो आप कि स्टेट लेवल पे जो ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश होंगे उनके अंदर आप देखो कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो भी आएगी, ठीक है, उसमें चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर का खुद का एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंडिविजुअल होता है। उस बंदे को, और साथ में जो चेयरमैन है पब्लिक सर्विस कमीशन का उस पर्टिकुलर स्टेट का, वहां के उस चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा उस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में। और ये दोनों इंडिविजुअल वहां की सरकार की हाँ में हाँ मिलाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो इनको फिर वहां से फायर कर दिया जाएगा। भाई हटो, फायर भी नहीं किया, ट्रांसफर कर दिया। और वोट देने की पावर जो है वो दूसरे इंडिविजुअल्स को बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। जैसे कि सेक्रेटरी या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को वोटिंग पावर नहीं है, जबकि इनको वोटिंग पावर है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास में नाम जाएंगे, वो भी यहां पर प्रिजाइड करेंगे इस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में, पर उनको भी वोटिंग पावर नहीं है। तो फिर कर क्या रहे हो आप? ये सारी की सारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज बनती चली जा रही हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम क्या, एक तो यहां पे सरकार का इंटरवेंशन, दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो ट्रिब्यूनल साहब ने अबोलिश किए हैं, जैसे कि फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करो, उसमें सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में आपने अप्लाई किया, कॉपीराइट्स एक्ट में 1957 में चेंज, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड है इसको अबोलिश किया। बोले यहाँ पर तो एक्सपर्ट्स बैठते हैं, हाई कोर्ट के पास में कौन सी एक्सपर्टाइज है? इनके पास में जो केसेस पेंडिंग थे वो केसेस हाई कोर्ट्स के पास में जाएंगे, तो हाई कोर्ट्स के पास में इतनी एक्सपर्टाइज है क्या कि ये फिल्म संबंधित या फिर जो भी कस्टम ड्यूटी या फिर इनसे संबंधित ये केसेस को सॉर्ट आउट कर पाएंगे? अभी इंडिया में 16 ट्रिब्यूनल्स है, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्सेज अपीलेट ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। पर समस्या क्या है यहाँ पर? वही अंडर स्टाफिंग, अभी भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ पर्सनल्स कम है, जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में ही अपनी कंसर्न रेज कर दी थी। चाहे आप 8 अबॉलिश कर चुके हो, उसके बावजूद जो है उनको तो कम से कम मेंटेन करो। अब जवाब आगे ये हम देख ही चुके हैं कि ये जो ट्रिब्यूनल्स अबॉलिश हुए हैं इनके केसेस कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट या फिर कॉमर्शियल सिविल कोर्ट्स में चले जाएंगे ये केसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल इकोनॉमी पेज से, इसमें ये बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट को भी हम थोड़ा सा डिजिटल पेमेंट मोड पे अगर लेके आए तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए एक अटैम्प्ट है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिसाइड किया है क्यों ना हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें उन वर्किंग इंडिविजुअल्स को जो कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। ठीक है, उनके लिए क्या किया जाए कि बोले जहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर जो फीचर्ड फ़ोन यूज़ करते हैं, जो पुराने वाले फ़ोन है, छोटे वाले है ना, नोकिया वाला मॉडल याद आ गया होगा आपको, तो वो यूज़ कर रहे हैं, तो उन लोगों को वहाँ पर मैसेज के थ्रू ट्रांजैक्शंस करवाने की फैसिलिटी हम अवेल करें। देखो ई-नैम है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इन मार्केट्स में जो भी लेन देन हो रहा है वहाँ पर एक तो क्या होता है, बहुत ही रिमोट एरियाज में काम होता है, गाँव के अंदर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कहाँ काम कर रही है? गाँव में। तो गांव में अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर ये फ़ोन पे, पेटीएम ये यूज़ नहीं कर सकते हो आप। तो उसके लिए क्या करें, एक नया ऑप्शन निकलवाने के लिए अभी एक अपनी तरफ से एक रिक्वायरमेंट शो की गई है मिनिस्ट्री के द्वारा। तो देखते हैं कि सप्लाई चेन में ये एक ऑप्शन और अवेल हो जाए, जिससे कि परचेजिंग, सेलिंग या स्टॉकिंग जो कुछ भी करनी हो तो उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो फीचर्ड फ़ोन है या फिर बिना इंटरनेट के भी ट्रांजेक्शन्स हो सकें, इसके लिए ऑप्शंस निकालने के लिए अभी डिफरेंट प्लेयर्स को बुलाया गया है। अब देखते हैं आगे क्या आउटकम होता है, एक ही कॉम्पिटिटिव मैनर पे काम होगा। ठीक है, तो मेन जो न्यूज़ थी वो सारी हमने देख ली है। एक बार ये न्यूज़पेपर मैं सुबह शेयर कर दूंगा, आप खुद से देख लेना। ठीक है, ये दिल्ली एडिशन आज हाथ लगा था। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।